यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, नाउ वी आर जंपिंग इनटू द आर्टिकल्स। ठीक है, चीजें थोड़ी सी और वास्ट होंगी यहां से। डन, लिखो आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत is a union of a state. India that is Bharat shall be a union of states. Is a union of a state, yes shall। ठीक है, वर्ड्स के अंदर इतना मत जाओ भी। डन, रुक जाओ यहीं पे। एक बात बताऊं, क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ ए स्टेट। मैंने आपको पढ़ाया था दैट अ कंट्री कैन ईदर बी यूनिटरी और इट कैन बी अ फेडरल वन। ना यूनिटरी लिखा है हमने, ना फेडरल लिखा है, क्या डाला है? यूनियन। बट द वर्ड यूनियन हियर indicates the type of Indian Federation. The type of Indian Federation. अब बात आती है कि सर when I am into this type of federation, इसका मतलब है at this point only हमको समझना पड़ेगा सर what is federalism। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आज घर पे जाके पढ़ लेना। ठीक है, व्हाट इज फेडरलिज्म क्या है, पावर शेयरिंग क्या होता है, अच्छे से बताया गया वहां पे। अगर चैप्टर नंबर 1 स्किप करना चाहो छोड़ भी देना थोड़ी देर के लिए, चैप्टर नंबर 2 पूरा पढ़ लेना। ठीक है, नाउ सर व्हाट यू मीन बाय फेडरलिज्म। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फेडरलिज्म ना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फेडरलिज्म और अ फेडरल स्टेट, फेडरलिज्म बेसिकली इसका मतलब क्या होता है उस दिन भी मैंने पढ़ाया था, दैट फेडरलिज्म मींस देयर शुड बी at least 2 tier of government, there should be at least 2 tier of government, and second there should be constitutional, there should be constitutional division of power between them. What is federalism? Federalism is a form of government in which at least there should be 2 tier of government and there should be a constitutional division of power between them. Now the question is, so why this constitutional division of power is required? Why this constitutional division of power is required? Division of power can be on the basis of a law, on the basis of a statute, हो सकता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर ही क्यों होना चाहिए? Why constitution is important here? Why constitution is important here? Because constitution is the supreme law of the land. कुछ भी होगा कंट्री के अंदर, मैंने बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बनाता है। इट इज अ बॉडी ऑफ लॉ और द सुप्रीम लॉ दैट इन एनी ऑफ द केस कैन नॉट बी वायोलेटेड एट एनी कॉस्ट। तो एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखा गई, इट मीन्स कि वो पत्थर की लकीर है। अगर स्टैट्यूट के नॉर्मल लॉ के थ्रू होता तो बेसिकली क्या होगा, पार्लियामेंट एज पर हिज डिमांड, एज पर हिज नीड्स, वो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। एंड स्टेट्स को यहां पर क्या होंगे, वो डिसएडवांटेज के पोजीशन पे आ जाएंगे। और अगर हम पार्लियामेंट को छोड़ रहे हैं, लाइक आज के डेट में हम आपको बोलते हैं कि आप डिसाइड करो कि आप अपने कितने पावर्स और फंक्शंस अपने से नीचे वाले को देना चाहते हो, क्या दोगे, पावर दोगे कि फंक्शन दोगे? फंक्शन देगा। कोई भी बंदा लाइबिलिटी ही सेट करेगा, पावर्स तो दे नहीं दोगे। वाई? बिकॉज पावर ऑल्सो इंक्लूड्स द फाइनेंशियल पावर। समझ में आ रहा है?
पावर ऑल्सो इंक्लूड्स दी फाइनेंशियल पावर। तो एक फेडरल सेटअप में याद रखना हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर होगा। नाउ वी कम टू द अनदर थिंग कि सर एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर मींस द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एन अनरिटन वन। रिटन ना, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल सेटअप में हमेशा क्या होगा, रिटन होगा। तीसरा कंपोनेंट निकल गया फेडरलिज्म का। फोर्थ, सर एक बात बताओ, यहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर कर भी दिया, क्या गारंटी है कि यूनियन और स्टेट्स कभी एक दूसरे के डोमेन में अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे? गारंटी है? इंटर तो कर सकता है, तो जब इंटर कर सकता है, सो इन दैट कंडीशन देयर हैज टू बी अ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी टू डिसाइड। देयर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। व्हाई? हम कहते हैं ना दैट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 50 में भी लिखा गया है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सर इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सिक्योर्स द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं रहेगा तो अगर आज के डेट में गवर्नमेंट को, तुम लोगों में से कोई ये नहीं बोलेगा कि आज के डेट में मोदी जी या बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट को खरीद चुकी है। पहले ही डिस्क्लेमर दे रहे हैं, ठीक है? आज इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो जुडिशरी जो है वो सिक्योर कर रहा है फेडरल कैरेक्टर को, क्योंकि यूनियन हो सकता है कि वो स्टेट के डोमेन में इंटर कर जाए और स्टेट के जो पावर्स हैं उनको ले ले, या स्टेट नहीं मान रहा हो सेंटर के डायरेक्शंस को, या स्टेट सेंटर के पावर्स के अंदर इंटरफेयर करना चाह रहा हो। सो इन कंडीशन में अगर कभी भी बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, तो उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जरूरी है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हो। अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जुडिशियरी के ऊपर यूनियन एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होगा, तो फिर डिसीजन किसके फेवर में जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा, एंड दैट विल वीकेन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है? नाउ इन अ फेडरल सेटअप द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अ रिजिड वन और अ फ्लेक्सिबल वन। रिजिड होना चाहिए या फ्लेक्सिबल होना चाहिए? मैं क्या पूछ रहा हूं, इन अ फेडरल सेटअप इंडिया में क्या है ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझा करो। इन अ फेडरल सेटअप सर द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अ रिजिड वन और फ्लेक्सिबल वन। इट शुड बी अ रिजिड वन, मतलब कि यूनिलैटरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चेंज नहीं होने चाहिए। सर ये जो डिवीजन ऑफ पावर हुआ है ना, यहां पे केवल लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, टैक्सेशन के पावर्स भी डिवाइड होते हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी डिवाइड होते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ये कंक्रीट होना चाहिए कि अगर इसको चेंज करना है तो वहां पर हमको स्टेट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूनिलैटरली जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इसको चेंज कर दे, और अगर वो चेंज कर रही है इट मींस क्या है, फेडरल कैरेक्टर आपका वीक हो रहा है। डन है? फेडरलिज्म में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होता है, क्लियर है? ठीक है, लिखिएगा व्हाट इज फेडरलिज्म। लिखो व्हाट इज फेडरलिज्म। लिखो पहला, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 1 लिखवाया ना, अभी उसका एक्सप्लेनेशन ही चल रहा है। नीचे लिखिए व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ government in which the power is divided, in which the power is divided between a central authority, in which the power is divided between a central authority and and provinces and provinces as per the terms of the constitution.
Power is divided between the central authority and provinces as per the terms of the constitution. As per the terms of the constitution. Next point. A federation usually a federation a federation usually consists of a federation usually consists of consist of two tiers of government, two tier of government, डैश देके लिखना, one at central level, one at one at central level, and other at and other at provinces and other at provinces. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, in a federal setup in a federal setup in a federal setup both the tier of government both the tier of government enjoy their power independent of each other, enjoy their power independent of each other. इस स्टेटमेंट को समझ पा रहे हो? देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर वी हैव द यूनिटरी सेटअप, व्हाट यू मीन बाय दिस सर यूनिटरी सेटअप? There will only be one government, that is at the central level. If a question comes to your exam that in no case in a unitary setup we could have provincial government, ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इन नो केस कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, क्या बोल रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या करेगा, प्रोविंसेस के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकता है। बट फॉर्मेशन किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो क्या ये जो बना है यहां पे स्टेट गवर्नमेंट, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसका सेंट्रल से अलग होकर? दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। सेंटर चाहेगा उतनी ही पावर्स इनको देगा, और सेंटर ने क्योंकि बनाया है तो सेंटर चाहे तो कभी भी इसके पावर्स को और ज्यादा कम भी कर सकता है। दिस इज नॉट द केस विद द फेडरल सेटअप। फेडरल सेटअप में एसेंशियली दो होंगे, दोनों गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस बाय वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, दोनों के पावर्स बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केटेड रहेंगे। इसका मतलब बोथ ऑफ देम, दोनों का जो एग्जिस्टेंस है दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर कहीं से भी डिपेंडेंट नहीं होंगे इन अ फेडरल सेटअप। डन? क्लियर है? आगे लिखो, लिखो, फीचर्स ऑफ फेडरल सेटअप, फीचर्स ऑफ फेडरल सेटअप, फीचर्स ऑफ फेडरल सेटअप। पहला, टू टीयर गवर्नमेंट, टू टीयर गवर्नमेंट। दूसरा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तीसरा, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। चौथा, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। पांचवा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। छठा,
रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फेडरल फीचर्स क्लियर है? कोई कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत किसी को? अच्छा चलो, अगर फेडरल फीचर्स ये हैं, हमने देख लिया, नहीं लिखाया है, हो गया सबका डन। चलो अब देखो, अगर फेडरल फीचर्स इतने सारे हैं, देन नाउ वी कम टू द यूनिटरी फीचर्स। फेडरल फीचर में अगर 2 टियर गवर्नमेंट था, तो यहां पे एसेंशियली क्या होगा? सिंगल गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पे एसेंशियली आपका सिंगल गवर्नमेंट होगा। यहां पे अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहां पे रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। याद रखना, एग्जाम में गलती ये मत कर देना कि यहां पे अनरिटन डाल दिया। यूनिटरी सेटअप के अंदर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है और वो अनरिटन भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक दैट वी हैव इन ब्रिटेन, ठीक है। नीचे आते हैं, यहां डिवीजन ऑफ पावर था। यहां पे हमको एक बात बताओ, डिवीजन ऑफ पावर क्यों किया? बिकॉज देयर वॉज एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहां तो यूनिटरी सेटअप में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो क्यों डिवीजन ऑफ पावर करना? डिवीजन ऑफ पावर करने का जरूरी है? डिवीजन ऑफ पावर करने का कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नो डिवीजन ऑफ पावर। चलो आगे बढ़ते। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां होगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, एक पॉइंट मिसिंग था वहां पे, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम आते हैं यूनिटरी सेटअप में, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यहां पे भी सेम डाल देना है, इट मे बी पॉसिबल और इट माइट नॉट बी पॉसिबल, एज द केस इज वाज इन ब्रिटेन। यहां रिजिड था, तो यहां फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिजिड और इट मे बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि एक ही बंदा है ना। अब वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा रिजिड रखना है, कि मेजोरिटी टफ होगा। यहां रिजिड का मतलब क्या है? मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, हाफ ऑफ द स्टेट जो पढ़ाया था। यहां रिजिडिटी का मतलब क्या है? सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी। तो वो एज पर द रिक्वायरमेंट यहां हो सकता है, इट कैन बी रिजिड ऑल्सो और इट कैन बी फ्लेक्सिबल। डन। यहां इंडिपेंडेंट जुडिशियरी था, तो यहां भी जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हो सकता है या नहीं? ऐसा नहीं लिख देना कि एकदम नहीं होगा। अगर आ रहा है कि नहीं यूनिटरी सेटअप ऑल्सो जुडिशियरी शुड बी इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यूनिटरी सेटअप प्लस रूल ऑफ लॉ, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं? यूनिटरी सेटअप प्लस रूल ऑफ लॉ, जुडिशियरी शुड बी इंडिपेंडेंट और नॉट? होगा ना। रूल ऑफ लॉ में पढ़ाया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ लॉ पढ़ाया था ना। तो यहां पे तो होगा, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। वाई बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्यों डालते हैं? क्योंकि राज्यसभा बेसिकली क्या होता है, वी हैव लोकसभा एंड वी हैव राज्यसभा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, कहां बन रहा है? लोकसभा में। इंडिया के अंदर हमारे पास क्या है? एपीटीपी सिस्टम है। लोकसभा में सरकार किसका बनता है? Whosoever enjoys the confidence of Lok Sabha. Confidence of Lok Sabha means whosoever have the majority support in the Lok Sabha, मतलब किसके पास मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट्स है लोकसभा में। डन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिबेट डिस्कशन वोटिंग के ऊपर चलता है, वोटिंग एसोसिएटेड होता है मेजोरिटी के ऊपर। लोकसभा के पास के अंदर मेजोरिटी किसके पास है? रूलिंग गवर्नमेंट के पास ना। प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस होता है ना लोकसभा का। सरकार कहां बनी? इलेक्शन किसका होता है? लोकसभा का। लोकसभा में जिसको सबसे ज्यादा, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट आया, उसका सरकार बन जाता है। कोई भी रिजोल्यूशन आता है तो उस पर वोटिंग होता है, और अगर मेजोरिटी मिल जाती है तो हम मानते हैं कि लोकसभा से पास हो गया। और लोकसभा मेजोरिटी है किसके पास? रूलिंग गवर्नमेंट के पास।
तो हम ये मान सकते हैं कि लोकसभा कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के विल को रिप्रेजेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, इन टर्म्स ऑफ मेजोरिटी। यहां तक क्लियर हो रहा है? स्टेट्स का क्या होगा? स्टेट्स का एक्चुअल विल कहां रिप्रेजेंट होगा? राज्यसभा में। इसीलिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, राज्यों की परिषद। ठीक है, अपर हाउस के साथ काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, बोल रहा हूं तो मान लो। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट मींस कि सर यहां पे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ वॉइस ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, दैट इट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर स्टेट्स का क्या व्यू पॉइंट है, वो कहां से रिफ्लेक्ट होता है? तो इट इज इन दी राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यसभा के अकॉर्डिंगली फॉर्म नहीं होती है। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी को हमेशा राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी रहेगा। आया समझ में? तो इट इज द राज्यसभा दैट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो फेडरल कैरेक्टर के अंदर हमेशा क्या होगा? दो हाउसेस होंगे, वन वुड बी दी लोअर हाउस एंड अनदर वुड बी दी अपर हाउस। लेकिन अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ये डिपेंड करेगा, इट कैन बी फेडरल, इट कैन बी बाइकैमरल और इट कैन बी यूनिकैमरल। दोनों में से क्या है? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए डाल दो फीचर्स ऑफ यूनिटरी सेटअप। फीचर्स ऑफ यूनिटरी सेटअप, कोई डाउट किसी को दोनों को समझने में? तुमको डाउट है? चलो, फेडरल लॉ, फीचर्स ऑफ यूनिटरी सेटअप। पहला, सिंगल टीयर ऑफ गवर्नमेंट। जितना बता रहा हूं उतना ही लिखना, पूरा पूरा मत लिखना। पहला, सिंगल टीयर ऑफ गवर्नमेंट। पहला, सिंगल टीयर ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तीसरा, तीसरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लिख सकते हैं यूनिटरी सेटअप में, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लिख सकते हैं। तो फेडरल सेटअप में क्या डालना होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे डाल लो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है। फोर्थ, नो डिवीजन ऑफ पावर। नो डिवीजन ऑफ पावर। पॉइंट्स बनाओ ना, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर था ना, तो यहां हम डाल रहे हैं डिवीजन ऑफ पावर नहीं करना है। वो दिखा रहा है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को, डिसीजन मेकिंग को। ठीक है। नेक्स्ट, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसमें भी डाल लो, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, इधर रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इधर रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इधर रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशरी में बी इंडिपेंडेंट और नॉट। जुडिशरी में बी इंडिपेंडेंट और नॉट, ब्रैकेट में लिखना, इन फेडरल सेटअप, ब्रैकेट में लिखो इन फेडरल सेटअप it has to be essentially in the federal setup, it has to be essentially independent, it has to be essentially, it has to be essentially independent। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मे बी, लेजिस्लेचर मे बी यूनिकैमरल और बाइकैमरल, लेजिस्लेचर मे बी यूनिकैमरल और बाइकैमरल।
हम किसी कंट्री को ऐसे नहीं बोल सकते ना कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, वन पार्टी रूल का मतलब ये नहीं हो गया। अब चाइना खुद को डेमोक्रेसी बता रहा है कि नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? मैंने जो कल आपको बताया है, कंपोनेंट्स वो होने चाहिए। अगर वो नहीं है, इसका मतलब आपके जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं वो लूज हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम केवल वन पार्टी रूल के ऊपर इलेक्शन तो चाइना करवा रहा है ना, जो पहला बेसिक पॉइंट है वो तो फुलफिल कर रहा है। इट इज लाइक अगर 5 के 6 जो कंपोनेंट्स हैं अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं, इसका मतलब डेमोक्रेसी काफी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है। ठीक है, अगर इंडिया में हम उस चीज को हम लेते हैं, तो हम इंडिया में कह सकते हैं कि इंडिया में तो पॉलिटिकल करप्ट मतलब इलेक्टोरल करप्शन बहुत हो रहा है ना, एलिगेशंस तो हैं और देखने को भी मिला है। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज बेसिकली नॉट चार्ज, उनके ऊपर तो जजमेंट आ गया था, वो प्रूफ हो गई थी कि उन्होंने इलेक्टोरल करप्शन किया है। तो अगर करप्शन है, मैंने लिखवाया था कि दैट शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन, तो क्या हुआ? क्या इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं है? बट ऑल दीज इंसिडेंसेस हमारा जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है उसको कमजोर करता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, सीधे ऐसे ये कह देना कि चाइना या कोई भी एक कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक नेगेटिव इंप्रेशन देगा। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट से हमेशा सिविल सर्विसेज में बचना है थोड़ा सा, मेंस के आंसर लिखते वक्त या इंटरव्यू में। प्रीलिम्स में जब आप मार्क कर रहे हो स्टेटमेंट, उस टाइम पे भी अगर कोई एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ रहा है, तो थोड़ा सा मेजरली 70% ऑफ द चांस क्या होता है, वो स्टेटमेंट गलत होता है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% गलत ही होगा, मे बी सही हो सकता है, लेकिन वहां पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। अब बात आता है कि कौन कौन से कंट्री में यूनिटरी सेटअप है, कहां कहां पे फेडरल सेटअप है। तो अगर हम यूनिटरी सेटअप के बारे में बात करते हैं तो इट इज द ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, बताया था ना। तो ये सारे जगह, स्वीडन, स्पेन, यहाँ पे यूनिटरी मॉडल आता है। लेकिन वही जो, हाँ, हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही है, सिंगल सिटीजनशिप होगा। फेडरल में डुअल सिटीजनशिप आप डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर हम जब बात कर रहे हैं फेडरल सेटअप का, फेडरल सेटअप कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यूएसए में दिख जाएगा, इंडिया में कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी फेडरल फीचर्स हैं वो हमारे पास हैं, दो हमारा मॉडल डिफरेंट है, अभी हम आएंगे मॉडल के ऊपर। ठीक है, वो हो सकता है। थर्डली, ऑस्ट्रेलिया है। फिर हमको क्या है सर, आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रशिया है, ब्राजील है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कनाडा का ना, तो हमारा जो मॉडल है, जो टाइप ऑफ मॉडल है हमारे फेडरेशन का, दैट वी हैव टेकन फ्रॉम कनाडा, वो कैनेडियन मॉडल है। ठीक है, अब यहां पे हम आते हैं, वी कम टू द सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज योर मॉडल्स ऑफ फेडरेशन। लिखो अगला टॉपिक। देख लिया फेडरेशन क्या होता है, यूनिटी सेटअप क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, कंपेयर कर लिया। इसको लिखने का जरूरत है क्या, किस कंट्री में पाया जाता है? आई डोंट थिंक इट इज दैट इंपॉर्टेंट। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें स्किप कर सकते हो, मेरे तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों के लिए। डन। अगला पॉइंट लिखो, मॉडल्स ऑफ फेडरेशन। मॉडल्स ऑफ फेडरेशन। मॉडल ऑफ फेडरेशन समझ लो पहले, उसके बाद लिखना। ठीक है, देखो, अगर हम मॉडल ऑफ फेडरेशन के ऊपर आ रहे हैं, अगेन एज पर योर एनसीईआरटी, आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग योर एनसीईआरटी इन दिस चैप्टर। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी को देखते हैं, सो वी बेसिकली हैव, देयर आर टू मॉडल्स अपॉन विच द फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड। One is basically called as the coming together federation. One, it is the coming together federation, or I would say it is the coming together model. ठीक है, another one that we have,
मतलब ये चल रहा था, जैसे ही हम पीछे मुड़े सब होल्डिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर पढ़ रहे थे, पढ़ाई का बात कर रहे थे सर, और कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड इट इज दी holding together model. Now we come to the difference, why these two models and how these two models are different. ठीक है, पहला कमिंग टुगेदर मॉडल को जब हम देखते हैं ना, तो कमिंग टुगेदर मॉडल में बेसिकली हमको देखने को मिलता है दैट दे वर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, कमिंग टुगेदर मॉडल में पहला रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स का होगा। सेकंड क्या होगा, यहां पे एक होगा हमको एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इट मींस जो स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज बेस्ड अपॉन एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पार्टीज और इंडिविजुअल independent states. It means these independent states are basically these independent states are basically ceding their individual sovereignty. समझ में आ रहा है क्यों प्रियम्बल में इतना टाइम लिया है समझाने के लिए? समझ लिंक हो रहा है? अब यहाँ पे मैं सोवरेनिटी नहीं समझाऊंगा। ठीक है, हुआ क्या, बहुत सारे मानो अलग अलग देश थे। ठीक है, ये हमको क्या है, ये अलग अलग देश थे, छोटे छोटे हैं। ठीक है, नाउ दे हैव डिसाइडेड कि सर बेसिकली टू सिक्योर प्रोटेक्शन। ठीक है, आप छोटे होंगे, आप वेनेजुएला होंगे, यूएसए आएगा लेके जाएगा। ठीक है, आप रसिया होंगे, यूएसए नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल लैंग्वेज है। इंडिया हो गए, यूएसए बोल सकता है लेकिन आएगा नहीं। चाइना हो गए, यूएसए बोलेगा, आएगा नहीं। ज्यादा होगा बोलेगा तो आओ तुम्हारा एक दो ऐप बंद कर देते हैं फिर खोल देंगे 1 महीना के बाद। समझ में आ रहा है? जितना आपका साइज बड़ा होगा दैट गिव्स यू मोर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। डज इट मीन कि मोटा आदमी ज्यादा सिक्योर होगा? हो सकता है, सही बात है। अब देखो क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे ना, इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम लोग अपनी अपनी जो इंडिविजुअल सोवरेनिटी है, जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस है, उसको छोड़ रहे हैं। एंड क्योंकि हम लोग छोड़ रहे हैं तो जरूरी है कि ऑन अ सेट ऑफ टर्म्स हो, ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ टर्म्स हो। कोई अगर दो कोई किसी दो कंपनी का मर्जर हो रहा है तो दैट शुड बी ऑन अ डिफिनिट टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसे तो नहीं है कि सामने वाला कंपनी बोलेगा कि अच्छा ठीक है हमको बस तुम अपने में मर्ज कर लो, हमको कोई कंडीशन वगैरह से मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक एग्रीमेंट हुआ एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्रीमेंट ये जो स्टेट्स अभी अलग अलग टूटे हुए थे ना, ये सारे के सारे मिलकर क्या किए, ये सारे के सारे आपको एक हो गए। यानी कि ये स्ट्रक्चर जो अभी ऐसा था, नाउ दिस स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, थे ना 12 स्टेट्स थे, 12 स्टेट्स यहां भी आ गए। अभी वो अलग अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, अब ये एक लार्जर स्टेट के, ठीक है, अलग अलग क्या हुए, यूनिट्स बन गए। दिस इज हाउ योर कमिंग टुगेदर मॉडल के बेसिस पे फेडरेशन का फॉर्मेशन होता है। इसका सबसे अच्छा प्राइम एग्जांपल क्या है, यूएसए। ठीक है, क्या है यूएसए का, बस नाम देख लो ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है क्लास में? स्टेट्स इज सिंगुलर और प्लूरल? एक वचन की बहुवचन? स्टेट्स है ना, स्टेट्स लगा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, सो इट इज लाइक different different independent states, they have come together on a basis of an agreement to form something that is the state of America. तो ये कमिंग टुगेदर वाला जो मॉडल है, ये बेसिकली हमारा जो कमिंग टुगेदर वाला मॉडल है, ये मॉडल हमको बेस्ड किस चीज के ऊपर है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट।
सो ये जो कमिंग टुगेदर वाला मॉडल है, इट इज व्हाट सर? तो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। दो चीजें, एक पहला होगा एग्रीमेंट, दूसरा क्या होगा? दूसरा इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब बात आता है कि सर इंडिया में हम लोगों ने इस चीज को नहीं अपनाया, ठीक है? इंडिया में हम लोगों ने इस चीज को नहीं अपनाया, हमने अपनाया है होल्डिंग टुगेदर मॉडल। क्यों? क्योंकि द बिगर पिक्चर इज दैट कि यहां पे ना इंडिपेंडेंट स्टेट्स तो इंडिया में थे ही नहीं। यहां पे जो एग्रीमेंट करके इन लोगों ने यूनिटी लेकर आए हैं, वो यूनिटी इंडिया में पहले से थी। बॉम्बे था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, पहले से हमेशा से वो पार्ट ऑफ इंडिया था। यहां पे होल्डिंग टुगेदर मॉडल में क्या हुआ है? इन दिस होल्डिंग टुगेदर मॉडल, इंडिया एज अ होल, इट मींस द कंट्री एज अ होल, हमने खुद डिसाइड किया है कि जितना बड़ा हमारा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, जो एक्सटेंट है ज्योग्राफिकल, उसके लिए जरूरी है एक फेडरल सेटअप। मतलब हमको कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा कि वो रीजनल गवर्नमेंट के रूप में काम करे और वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करे। यहाँ पे कंट्री ने खुद एडॉप्ट किया है, हमने खुद फेडरल फीचर्स में, हमने खुद अपने ही अंदर जो कंट्री था ना, उसने खुद स्टेट्स बनाए और स्टेट गवर्नमेंट्स को हम लोगों ने राइट दिया कि लो, इसका मतलब यहां वाले मॉडल में इनका सेपरेट एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? पहले तो ये अलग थे, पहले ये आए, इट्स लाइक मैंने उस दिन भी कहा था, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? तो यहाँ पे बेसिकली पहले ये आए हैं, उसके बाद अमेरिका आया। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के कारण ये आए हैं, लेकिन इंडिया में ये चीज नहीं है। भारत है इसलिए बिहार है, भारत है इसलिए यूपी है, भारत है इसलिए महाराष्ट्र है, भारत है इसलिए मध्य प्रदेश है। और आपको हमने, कंट्री ने खुद कहा है टू बेटर, कि आप गवर्नेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए, कि आप वहां पे उस रीजन में रीजनल गवर्नमेंट के तौर पे काम करें। अब क्योंकि आप काम कर रहे हो तो आपके डोमेन में हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ राइट्स दिए हैं, क्या आप अपने उस रीजन में, जहां पे भी आपका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सको। आपको कहीं से ये हक नहीं है कि आप प्रायर नहीं हो टू द स्टेट, आप पार्ट ऑफ स्टेट हो, और आपको वो राइट इसलिए मिल रहा है जस्ट बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द स्टेट। इट इज लाइक जो यूनियन ऑफ इंडिया है ना, उसने अपने सारे स्टेट्स को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, हेंस द नेम होल्डिंग टुगेदर मॉडल। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया ने आपको राइट दिया, अगर हम चाहेंगे तो स्टेट्स के साथ फेरबदल कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे, हमने ही तुमको बनाया है, हमने ही तुमको राइट दिया है, हम चाहेंगे तो तुम्हारे साथ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन तुम ये सोच लो कि तुम अलग होकर और भारत के नक्शे को बदल दोगे, ये राइट आपके पास नहीं है। तो जो वर्ड लिखा हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के फेडरेशन मॉडल को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि सेकेंडली, कि जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनके पास सीड करने का राइट नहीं है। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट चाहे तो कुछ फेरबदल कर सकता है, बट स्टेट ऑन इट्स ओन हैव नो राइट टू सीड अवे फ्रॉम द इंडियन यूनियन। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यूनियन नाम कैसे आया, फिर से बताओ चलो। यूनिटरी फीचर्स है इंडिया के अंदर, सिंगल सिटीजनशिप है, जितने यूनिटरी फीचर्स लिखवाए हैं उसमें से बहुत सारे फीचर्स तो हैं हमारे पास, है ना? फेडरल फीचर्स हैं। सो इट इज लाइक वी आर नॉट कंप्लीटली यूनिटरी, वी आर नॉट कंप्लीटली फेडरल। क्या बन गया? यूनिटरी प्लस फेडरेशन को मिलाओगे क्या बनेगा? यूनियन। तो ये जो मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर के कारण क्या वर्ड आ गया? यूनियन। सेकेंड रीजन, ये वर्ड यूनियन क्यों आया है? बिकॉज हमने क्या कहा है, पार्लियामेंट इन इंडिया हैज द राइट टू डू चेंजेस विद दी स्टेट्स। आते ही इस वाले मॉडल पे, क्या जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसको ये राइट है कि वो स्टेट्स में कुछ चेंज कर दे? आज स्टेट सोया, कल स्टेट का नाम बदल दे या उसका डिवीजन कर दे? नहीं।
इसीलिए यहां कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहा जाता है इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्योंकि स्टेट का सेपरेट एग्जिस्टेंस था। दे कम प्रायर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज ऑफ देम यूएसए केम इनटू एग्जिस्टेंस। इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। इंडिया ने, इन्होंने एग्रीमेंट किया तब यूएसए को राइट्स आए, अपर हैंड इनको आया। इंडिया में अपर हैंड हमेशा से था। हमने देखा कि यूएसए वाला मॉडल अच्छा है, तो फेडरेशन वाला मॉडल अच्छा है, तो हमने तुमको कुछ राइट्स दिए। इसका मतलब ये नहीं कि राइट्स लेके तुम बोलोगे हम ही भगवान है और हम जा रहे हैं यहां से, नहीं। आपको जाने का हक नहीं है। इंडिया के अंदर क्या पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट्स के साथ चेंजेस कर सकता है? कर सकता है। नाम भी बदल सकता है, मर्जर भी कर सकता है, बीचों बीच काट भी सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो 3 हिस्सा भी कर सकता है। दो स्टेट्स अगल बगल है, बगल वाली स्टेट्स का कोई एरिया को किसी स्टेट में ज्वाइन कर सकता है, या किसी एक स्टेट का एक एरिया को अलग से बोल दे कि ऐसे ये यूनियन टेरिटरी होगा, यूटी होगा, स्टेट के अंदर नहीं आएगा। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट इंडिया में चेंजेस कर सकता है, लेकिन यूएसए में ये चीज नहीं है। तो इंडिया को हम क्या कहेंगे? इंडिया इज द इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो वर्ड यूनियन ऑफ इंडिया क्या दर्शा रहा है? पहला, नेचर ऑफ इंडियन यूनियन। सेकंड, इंडिया इज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तीसरा क्या बताया था अभी जस्ट? क्या बताया था अभी? द स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू सीड अवे फ्रॉम इंडियन यूनियन। अब लिखो, मॉडल ऑफ फेडरेशन में लिखना। पहला लिखो कमिंग टुगेदर मॉडल। देख लो क्या लिखा हुआ है, किसी वर्ड में प्रॉब्लम होगा बता देना, फिर लिखना। पहला, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस कैन बी फॉर्म्ड। फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty, सबने इंडिविजुअल सोवरेनिटी छोड़ दी, या सबने अपनी सोवरेनिटी को एक कर दिया मिला के, ठीक है, दे पुल देयर सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, रिटेनिंग आइडेंटिटी वाई? डुअल सिटीजनशिप इसीलिए आता है। उन्होंने अपनी सोवरेनिटी पूल कर दी, इंडिविजुअल सोवरेनिटी छोड़ दिया, लेकिन एग्रीमेंट में ये नहीं कहा कि तुम मेरी जो आइडेंटिटी है उसी को खत्म कर दोगे। कल उठेगा और वो भी चेंज कर देगा जैसे इंडिया में होता है। ये राइट हमने उसको नहीं दिया। एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। बताया था ना, टू गेट दैट सिक्योरिटी, छोटे होंगे सिक्योरिटी कम होगा। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड्स यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। In this first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong in relation to the federal government. क्योंकि पहले ये आए हैं, बाद में यूएसए आया है। यूएसए के एग्जिस्टेंस के कारण स्टेट्स नहीं आए, उनकी सेपरेट आइडेंटिटी थी। डन है? लिखिए लिखो। हाँ, जो फेडरल स्टेट है उसमें डुअल एक्यूट, जो फेडरल स्टेट होगा उसमें हमेशा डुअल होगा, बिकॉज इंडिया इज ऑफ फेडरल। दोनों फीचर्स है ना, इसीलिए। लिखो, कमिंग टुगेदर लिखना। इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स एन एसोसिएशन ऑफ इट इन्वॉल्व्स एन एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इट इन्वॉल्व्स एन एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स who are coming together who are coming together on the basis of an agreement who are coming together on the basis of an agreement on the basis of an agreement to form a bigger unit, to form a on the basis of an agreement to form a bigger unit, comma, so that by by pooling their sovereignty, so that by pooling their sovereignty and
retaining identity and retaining identity, they can increase their security. They can increase their security. And retaining identity, they can increase their security. Next point. This type of federation, this type of federation is found in this type of federation is found in USA, Switzerland, and Australia. USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. देखो अगर एग्जाम में कभी कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाए ना, तो इंडिया को हमेशा इक्वेट करना कनाडा से, और यूएसए को हमेशा इक्वेट कर देना ऑस्ट्रेलिया से. यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट सेम है. इंडिया और कनाडा का जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना. इन दिस मॉडल the provinces oblique units, units का मतलब क्या हो गया, स्टेट का जो राज्य है. the provinces oblique units have equal power and are equally strong in relation to the federal government. Equally strong in relation to the federal government. Equally strong in relation to the federal government. अगला क्या होगा, होल्डिंग टुगेदर मॉडल. देखो क्या है, द सेकेंड रूट, देख लो पहले इधर उसके बाद लिखना. द सेकेंड रूट is where a large country decides on its own to divide its power between constituent states and the national government. यानी कि जहां पे कंट्री, जो मैंने बताया, कंट्री ने खुद डिसाइड कर लिया कि हम अपने पावर्स को डिवाइड करेंगे बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर द एग्जांपल. In the second category, the central government tends to be more powerful. Why? Because it is the Union of India that comes first. It is the Union of India. It is the country that is deciding कि हम अपने पावर्स को डिवाइड करके रीजनल गवर्नमेंट्स को कुछ पावर दे रहे हैं, so that citizens grievances ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस हो सके, so that administrative structure at ground zero, रीजनल लेवल ज्यादा बेहतर से मजबूत हो सके. ठीक है. Central government tends to be more powerful in relation to the states. Very often, different constituent units of the federation have unequal powers. क्योंकि हो सकता है कोई रीजन को कभी कुछ स्पेशल प्रोविजंस करना पड़ जाए. जैसे सिक्किम के लिए किया हम लोगों ने, नागालैंड के लिए कर रखा है. तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा कि सारे स्टेट्स के पावर भी सेम होंगे. नहीं, हो सकता है बेसिस ऑन द कंडीशन कि किसी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी सेकंड मॉडल में हम अडॉप्ट कर सकते हैं. Some units are granted special power, or I would say the special provisions. चलो डन है, लिखिए. In the holding together model, a large country decides on its own. Why on its own is important here? ये बताने के लिए कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है. ठीक है. On its own to divide its power, to divide
its power between the constituent states, to divide its power between the constituent states and national government and national government. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखा गया पहला सबका। नेक्स्ट लिखिएगा, इन दिस कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट, in this category central government tends to be more powerful. Central government tends to be more powerful in relation to the states, in relation to the states, full stop. Very often different constituent units, very often different constituent units of the federation, units of the federation have unequal powers, as depending upon the condition, special provisions can be made. Special provisions can be made. Special provisions can be made. ठीक है, हाँ दर्द कर गया, ठीक है, डन। लिखना नहीं है, अब समझाने वाला पॉइंट है, देख लो, लिखवा नहीं रहे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, इंडिया को हम फेडरल क्यों कहेंगे? इंडिया में तो दोनों फीचर्स है, सो इट इज कॉल्ड दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। क्यों कहेंगे? हमने फीचर्स देख लिए, फेडरल फीचर्स याद है, कुछ नहीं करना है, बस उन फेडरल फीचर्स को इक्वेट कर दो कि वो इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1, सर डुअल पॉलिटी इंडिया में है कि नहीं? डुअल पॉलिटी मींस एग्जिस्टेंस ऑफ 2 tiers of government. We have central government, thereafter we have state government. अब हमारे पास क्या है? 3 tier government भी है, we have local bodies also. तो ये वाला चीज जो था ये तो फुलफिल हो गया। सेकंड, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, एक एक चीज डिटेल में रिटन है, पढ़ाया था ना, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, एक एक चीज, अलग अलग कैटेगरीज, जितने भी क्लासेस हैं उन सारे क्लासेस के जितने भी आपको डायमेंशंस हो सकते हैं जो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, उनको इंटीग्रेट करके प्रोविजंस डाले गए हैं। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां था, यहां भी आ गया। थर्डली, डिवीजन ऑफ पावर है कि नहीं? पढ़ाया था ना, आर्टिकल 246 क्या कहता है? सर 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आते हैं, वन बिंग द यूनियन लिस्ट, अदर बिंग द स्टेट लिस्ट एंड अदर बिंग द कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक है। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर है। एज यू कैन सी हियर, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट 98 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 97 था पहले, नाउ स्टेट लिस्ट के अंदर 59 आते हैं, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 आते हैं, और हर के पावर्स हैं। आर्टिकल 246 आगे बताता है कि दैट ऑन दिस यूनियन लिस्ट इट इज द यूनियन पार्लियामेंट ओनली हु कैन लेजिस्लेट, ऑन द स्टेट लिस्ट बारिंग फ्यू सर्कमस्टांसेस द सोल लेजिस्लेटिव राइट रेस्ट विद द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड ऑन द कंकरेंट लिस्ट बोथ ऑफ देम कैन लेजिस्लेट। और वहां पे भी अगर इनकंसिस्टेंसी आ जाए, रिपग्नेंसी आ जाए, दोनों ने लॉ बना दिया और दोनों के लॉ कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, तब कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए भी डिटेल प्रोविजन है। मतलब जो केसेस आप अज्यूम कर सकते हो वो सारे केसेस का भी जो आंसर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको मिल जाता है, ठीक है। आओ सर आगे बढ़ते। नाउ
सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है कि नहीं है? वी स्ट्रिक्टली फॉलोज रूल ऑफ लॉ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया वही होगा. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. इफ एनीथिंग गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट विल स्ट्रिक्टली डिक्लेयर इट एज अल्ट्रा वायरेस और डिक्लेयर इट एज नल एंड वाइड. मतलब उसकी एप्लीकेशन वो बिल्कुल खारिज कर देगा, समाप्त कर देगा उसे. नाउ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल है. The sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament कैसे करेगा अगर चेंज करना है? Cannot in its own change this arrangement. Any change has to be first passed by both the houses. लोकसभा राज्यसभा से सेपरेटली पास होगा, ठीक है, विथ डबल मेजोरिटी पास होगा, with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states. यानी कि जितनी भी भारत में स्टेट्स हैं उसमें से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स को इस बिल को आफ्टर गेटिंग पास बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा अपने अपने लेजिस्लेचर में बाय वे ऑफ सिंपल मेजोरिटी पास करना पड़ेगा. तब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तब प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे, तब किसी भी फेडरल फीचर में चेंजेस कर सकते हैं. तो जितने भी फीचर्स मैंने पढ़ाए हैं फेडरल फीचर्स में, अगर इनमें कोई भी चेंज करना हो, अगर 7th शेड्यूल में कोई चेंज करना हो, तो वो बिना विदाउट हाफ ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन नहीं होगा और लोकसभा राज्यसभा से सेपरेटली पास होना होगा. मैंने आपको आई थिंक इन द सेकंड क्लास और इन द थर्ड क्लास मैंने आपको बताया था अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक. याद है क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक? दैट Lok Sabha has passed a certain law over which Raj Sabha says no, or it is the Raj Sabha who passed it but Lok Sabha denies it. लोक सभा ने मना कर दिया या लोक सभा ने पास करके राज्यसभा के पास भेजा. राज्यसभा ने कहा कि भाई वी नीड सम अमेंडमेंट्स. राज्यसभा में अमेंडमेंट सजेस्ट किए एंड लोकसभा ने उस अमेंडमेंट्स को बोल दिया नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, बिल फंस गया. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी तो ऐसा हो सकता है कि लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा में अटक जाए, या राज्यसभा से पास हो जाए, लोकसभा में अटक जाए. हो सकता है ना, बट पॉसिबल है, ठीक है. वहां जब अटक रहा था एक ऑर्डिनरी बिल, तो हम क्या कर रहे थे? ज्वाइंट सेशन, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला लेता था. याद रखना इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो it has to be passed by Lok Sabha and Raj Sabha separately. Means there is no room for joint sitting. If either of the houses, be it Lok Sabha or Raj Sabha, says no to a constitutional amendment bill, in the first instance, the bill ends there only. बिल उठाओ, कचरा के पेटी में डाल दो, काम खत्म. आगे वो नहीं बढ़ सकता, दूसरा लेकर आओ. पंचायती राज को लागू करने के लिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट लेकर आई थी ना बिल, क्या हुआ? नहीं पास हो पाया, सेम बिल दोबारा नहीं आया, दूसरा बिल आया. समझ में आ रहा है? सो बेसिकली जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं? बहुत ज्यादा टफ है. और टफ प्रोविजन रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है. रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसका फीचर था? फेडरल सेटअप का. सो हम कह सकते हैं दैट इंडिया इज अ फेडरल बिकॉज ऑफ दिस. मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैंने आपको ये कहा कि प्रूफ करो दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट. मैंने कहा है जस्ट आप मुझे ये बताओ कि हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज अ फेडरल. फेडरल प्रोविजंस गिनवाने, क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या है. अगर वहीं पे हमको बोलेगा व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज एन अमलगमेशन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर, देन फेडरल बताने के बाद यूनिटरी बताएंगे और हमने इसीलिए इसको बता दिया था एज अ क्वासी फेडरल स्टेट. जितना पूछा गया है उतना ही बोलेंगे. मेंस का टेम्पलेट होता है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. उसमें नमक डालते हैं ना सब्जी में स्वाद अनुसार, तो थोड़ा सा भी ज्यादा अगर गिर गया कहानी पैक है उसके बाद. तो वही हाल यहाँ भी है. अगर आपने ज्यादा लिख दिया इसका मतलब किसी और क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो कम जाएगा.
डन। उसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के डे वन से मैं यही बता रहा हूं आप लोगों को, दैट इन इंडिया वी हैव इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। गलती से भी अगर घुसने का प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, घुसने नहीं देगा किसी को नहीं। मैंने बताया भी था कि मानते हैं सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत है, लेकिन दिक्कत है, लेकिन वही सही है। कहीं कहीं होता है ना, मालूम है वो आदमी खराब है लेकिन मेरे लिए वही आदमी सही है। तो इट्स लाइक मालूम है सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है 1% दिक्कत, लेकिन सामने वाले व्यक्ति में 99% दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट नाखून मारेगा, सामने वाला व्यक्ति गोली मारेगा, इससे अच्छा है कि नाखून का मार सह लो। समझ में आ रहा है? सेकंड, बाय कैमरलिज्म है, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा इज कॉल्ड दी काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा इज कॉल्ड दी वॉइस ऑफ स्टेट। वाई? एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ही वहीं पर होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द स्पिरिट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो ये सारे रीजंस के कारण क्या है, वी कैन बेसिकली से दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। 7 पॉइंट्स हो गए ना। अब देखो, however the term federation has nowhere been used in the constitution। इंडिया फेडरल है कि नहीं है, लेकिन हमने फेडरेशन वर्ड को यूज ही नहीं किया। वाई? बिकॉज अगर फेडरेशन यूज कर देते तो फिर दुनिया के सामने यही कंफ्यूजन जाता, that we are following that acute model of federation that is based on the coming together model that is of the USA model। हम वो कर ही नहीं रहे थे। हमने तो यूनिटरी फीचर्स डाल रखा है, इमरजेंसी डाल रखा है भाई हम लोगों ने। हटा देंगे, हमको लगेगा कि गड़बड़ी हो रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हमने तुमको बनाया है और हमने लगा के भी रखा हुआ इमरजेंसी प्रोविजन है। अगर तुम सही से नहीं चल रहे होगे, इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, if the governance in the state is not carried out in accordance to the constitution of India, exact word है, प्रेसिडेंट रूल लगा दो 356, हटाओ स्टेट गवर्नमेंट को। फॉर द टाइम बिंग जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पे चलेगा। समझ में आ रहा है? तो यूनिटरी फीचर्स भी है, हम तो अमलगमेशन थे, तो इसीलिए हमने क्या किया, फेडरेशन को कहीं यूज ही नहीं किया। इंस्टीड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। According to B.R. Ambedkar, the phrase union of state has been preferred to federation to indicate two things. Indian federation is not the result of an agreement। समझ में आ रहा है? एग्रीमेंट नहीं था, हमको कमिंग टुगेदर मॉडल नहीं दिखना था। सेकंड, इन इंडिया स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड अवे फ्रॉम दी फेडरेशन। क्लियर है दोनों? लिखिए, इस पॉइंट को लिखो। एक लाइन नहीं लिख लेगा, 2 पॉइंट। अच्छा ठीक है, मैं नहीं लिखवाऊंगा कल, जो एप्लीकेशन के ऊपर पीडीएफ अपलोड होगी वहां से कॉपी कर लेना बस इस स्लाइड को। ठीक है, हाँ बस इसी को सेम टू सेम कॉपी कर लेना। डन।